हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम अर्थव्यवस्था स्टार्ट कर रहे हैं और इसके पहले हमने राष्ट्रीय मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे और विधि और न्याय को कवर किया था। तो अर्थव्यवस्था में कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें कवर करने हैं। तो पहले एक बार हम टॉपिक्स को देख लेते हैं, कौन कौन सी हेडिंग्स हमें कवर करनी है। फर्स्ट हमारा है प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ का पैकेज, आरबीआई का राहत पैकेज, म्यूचुअल फंड के लिए आरबीआई की 50,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा, कोरोना संकट और भारत सरकार की आर्थिक सहायता, कोविड-19 तथा बैंकों का एनपीए, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में सख्ती, रिजर्व बैंक विनिमय के तहत आने वाले सहकारी बैंक, चीनी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की जांच में सख्ती, वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय कार्यनीति 19 और से 2024, 15वीं वित्त आयोग के अंतिम रिपोर्ट, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वीडियो आधारित पहचान जो ग्राहक पहचान प्रक्रिया, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय वर्ष और लेखांकन वर्ष में एकरूपता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, भारत में गरीबी आकलन के तरीके, वर्चुअल करेंसी पर लगा प्रतिबंध हटा, विश्व रोजगार और सामाजिक दृष्टिकोण रुझान रिपोर्ट, रुपए का इतिहास, मिजरी इंडेक्स, वर्ष 2021 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य, भारत और गरीबी, कर सुधार, पीएम केयर्स फंड और टिप्पणी जो है अर्थव्यवस्था की जो टिप्पणियां हैं वो जो है ये सारी टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। तो देखिए पहला जो हमारा टॉपिक है वह प्रधानमंत्री द्वारा 20 लाख करोड़ का पैकेज। तो देखिए प्रधानमंत्री जी ने स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज जो है प्रोवाइड किया है। ये किस लिए? जो हमारा जीडीपी है, ये जो पैकेज है 20 लाख करोड़ का, वो हमारे जीडीपी का 10% के बराबर है। ठीक है, तो इतने का जो है विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की गई है। ठीक है ना। तो देखिए ये कितने का पैकेज है? 20 लाख करोड़। तो ये अगर डाटा अगर पूछते हैं, डाटा सेंट्रिक अगर क्वेश्चंस पूछते हैं तो ये आप पूछ सकते हैं कि कितने का पैकेज जो है प्रोवाइड किया गया है स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज, तो आप बता देंगे 20 लाख करोड़ का। इसी दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान का आह्वान किया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ, तो देखिए आत्मनिर्भर भारत के 5 स्तंभ हैं। कौन कौन से? अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रणाली, युवा आबादी या शक्ति और मांग को भी रेखांकित किया। ठीक है ना। तो हमारे जो 5 स्तंभ हैं आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए, उसको भी जो है उन्होंने रेखांकित किया। इसके बाद भारत की वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर अभियान के तहत 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज का खाका प्रस्तुत किया। तो देखिए हम खाका देख लेते हैं कि 20 लाख जो करोड़ का जो पैकेज है वो कहाँ पे उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ किया गया। तो देखिए प्रवासियों को 2 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति। जो प्रवासी भारतीय हैं, जो प्रवासी लोग हैं, प्रवासी भारतीय मतलब होता है कि जो रीजनल लेवल पे जो नेशन में ही कुछ लोग प्रवासी हैं, अपने घर को जो है छोड़ के रोजगार के लिए जो कहीं बाहर स्टेट में रह रहे हैं, उनके लिए 2 महीने की मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति करेंगे। तो क्या है कि जितने प्रवासी कामगार हैं उन सभी के लिए राज्यों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रति कामगार को 2 महीने यानी मई और जून 2020 के लिए प्रति महीने प्रति कामगार 50 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न और प्रति परिवार 1 किलोग्राम चने का मुफ्त आवंटन किया जाएगा। ठीक है, तो हर परिवार को हर जो है महीने प्रति कामगार को एक व्यक्ति को 5 किलोग्राम की दर से खाद्यान्न और हर परिवार को 1 किलोग्राम चना जो है वितरित किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए ऐसे व्यक्तियों के लिए ये आपकी स्कीम है जो मुफ्त खाद्यान्न के लिए जो व्यवस्था बनाई जाएगी, वो जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में नहीं आते हैं। ठीक है, अब राज्य या संघ शासित क्षेत्र में बिना राशन कार्ड वाले ऐसे प्रवासी कामगार इसके पात्र होंगे। ठीक है, जिसके पास जो है राशन कार्ड नहीं है, वो दूसरे स्टेट में है, तो वो जो है कामगार इसके पात्र होंगे। और वर्तमान में किसी क्षेत्र में फंसे हुए जो व्यक्ति हैं जो किसी क्षेत्र में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी ये जो व्यवस्था है
ये उनके लिए भी होगी। ठीक है, राज्यों संघ शासित क्षेत्रों को योजना के तहत लक्षित विवरण के लिए वितरण के लिए एक तंत्र विकसित करने का परामर्श दिया जाएगा। ठीक है, एक ऐसा तंत्र बनाने की बात की गई है जिससे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम सही तरीके से कर सकें, वितरण को हम सही तरीके से कर सकें। तो देखिए 8 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न और 50,000 मैट्रिक टन चने का आवंटन किया जाएगा टोटल। ठीक है, और इस पे जो खर्च आएगा वो है 3,500 करोड़। तो वही जो है टोटल जो पैकेज हमारा है वो 20 लाख करोड़ का है, जिसमें से 3,500 करोड़ जो है ये प्रवासियों को 2 महीने के लिए मुफ्त खाद्यान्न है उसमें जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है देखते हैं, ये है आपका प्रवासियों को भारत में किसी भी फेयर प्राइस शॉप, जो फेयर प्राइस शॉप होती है, उचित मूल्य वाली दुकान जो होती है, वहां से पीडीएस खरीदने में सक्षम बनाने के लिए 2021 तक प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग होगा। ठीक है ना, तो मतलब ये प्रौद्योगिकी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा पीडीएस से राशन लेने के लिए। ठीक है, तो देखिए ये किसके तहत होगा, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। ठीक है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। तो देखिए राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी की पायलट योजना 23 राज्यों का तक विस्तार किया। 23 राज्य जो है इसकी पोर्टेबिलिटी जो है 23 राज्यों में की जाएगी। अगस्त 2020 तक राशन कार्डों की राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के द्वारा 67 करोड़ लाभार्थी यानी कि 83% पीडीएस आबादी इसके दायरे में लाया जाएगा। तो 83% लोगों को इसके दायरे में ले आया जाएगा। ठीक है, और 100% जो राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी है उसको मार्च 2021 तक हासिल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 100% पोर्टेबिलिटी मार्च 2021 तक किया जाएगा। और अभी कितना जो है किया जाएगा, 3% तक 2020 में। नेक्स्ट हमारा है प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए सस्ते किराए के आवास परिसर की योजना। तो देखिए जो प्रवासी लोग हैं, जैसे कि आवासीय परिसर श्रमिकों के लिए, शहरी गरीबों के लिए और छात्रों आदि के लिए जो सामाजिक सुरक्षा है और उनकी जो गुणवत्तापूर्ण जो जीवन है वो प्रदान करने के लिए ये जो है आवासीय परिसर जो आपके किफायती आवासीय परिसर हैं किराए पर उनके लिए उनको आवंटन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है शिशु मुद्रा ऋण लेने वाले को 12 महीने के लिए 2% ब्याज की छूट। ठीक है, जो शिशु मुद्रा ऋण लेंगे उनको 12 महीने के लिए 2% ब्याज पर छूट दी जाएगी। 1,500 करोड़ रुपए की राहत टोटल दी जाएगी इसमें। ठीक है, तो देखिए जो लोग शिशु ऋण ले रहे हैं उनको जो है 12 महीने की अवधि के लिए 2% ब्याज उपादान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब जिनके ऋण 50,000 रुपए से कम है उनके लिए लागू होगा। मुद्रा शिशु ऋणों का वर्तमान पोर्टफोलियो लगभग 1.62 लाख करोड़ है। ठीक है, मुद्रा जो शिशु मुद्रा ऋण है उसको लेने वालों को इसमें लगभग 1,500 करोड़ की राहत मिलेगी। और नेक्स्ट हमारा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रीट जो वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडरों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की ऋण सुविधा। ठीक है, उनके लिए 5,000। तो अब क्या है कि जो सिचुएशन है मौजूदा जो है परिस्थिति में जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनके ऊपर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है इसका। तो उनको जो है आसान, उनके ऋण की पहुंच उन तक आसान बनाने के लिए ये जो है 1 महीने के भीतर एक विशेष योजना जारी की जाएगी ताकि उन्हें अपने व्यवसायों को फिर से जो है वो स्टार्ट करने में सक्षम हो पाए। ठीक है, तो ये जो योजना है इसके तहत प्रत्येक उद्यम के लिए 10,000 रुपए प्रारंभिक कार्यशील पूंजी की बैंक ऋण जो है सुविधा दी जाएगी, है ना। जो बैंक से जो है 10,000 का किसी भी उद्यम के लिए वो ले सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहरों के लिए है या गांवों के लिए, तो इसमें शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के जो विक्रेता हैं वो भी जो है इसी के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, वो दोनों ही एलिजिबल हैं 10,000 रुपए जो है ऋण लेने के लिए। नेक्स्ट हमारा है आवासन क्षेत्र तथा मध्यम आय समूह को 70,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। तो जो आवासन क्षेत्र है या मध्यम आयु जो वर्ग के लोग हैं उनको 70,000 रुपए का जो है प्रोत्साहन दिया गया। तो देखिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना के माध्यम से 6 से 18 लाख रुपए के बीच मार्च 2021 तक उसको बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसे 2020 और 21 के दौरान 2.5 लाख मध्यम आय वाले परिवारों को लाभ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रोजगार सृजन के लिए 6,000 करोड़ रुपए।
तो रोजगार सृजित करने के लिए 6,000 रुपए कहाँ पे, क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण कैंपा के अंतर्गत दिया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इसमें शहरी क्षेत्रों सहित वनीकरण, अब शहरी क्षेत्रों में क्या होगा, वनीकरण, वृक्षारोपण, कृत्रिम पुनरुत्पादन, सहायता प्राप्त प्राकृतिक पुनरुत्पादन। ठीक है, अब क्या है, वन प्रबंधन, मृदा एवं आर्द्रता संरक्षण कार्य को करने के लिए, वन संरक्षण करने के लिए, वन और वन्य जीव संबंधी बुनियादी सुविधाओं के लिए फोकस उस पर करना है ज्यादा। ठीक है, और क्या है, वन्य जीवन संरक्षण एवं प्रबंधन आदि के लिए जो है ये 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो शहरी लोग हैं, अर्ध शहरी हैं या ग्रामीण क्षेत्र हैं उन और जनजातीय जो आदिवासी हैं उनके लिए जो है रोजगार की जो है एक रास्ता ओपन हो जाएगा, एक रास्ता खुल जाएगा, तो उनके अवसर उनको रोजगार के मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है नाबार्ड के माध्यम से किसानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी। ठीक है ना, तो नाबार्ड जो है किसानों को 30,000 करोड़ अतिरिक्त जो है आपातकालीन जो है पूंजी प्रोवाइड करेगी। तो क्या है, जैसे जो हमारे ग्रामीण जो सहकारी बैंक है और आरआरबी है कि फसल ऋण आवश्यकता को, जो फसल है उसमें अगर ऋण लेनी है तो उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए नाबार्ड ने 30,000 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, तो नाबार्ड किसको करेगा, जो ग्रामीण सहकारी बैंक है और आरआरबी है, और उससे जो है किसानों को ये जो है धन है वो उनको मिल सकेगा। ठीक है, तो ये है आपका। और इसके आगे हम देखते, देखिए इसमें एक चीज और है कि इसमें लगभग 3 करोड़ किसानों को फायदा होगा, जिसमें से ज्यादातर छोटे और सीमांत किसान होंगे और उनकी रबी की फसल की कटाई के बाद और खरीफ की मौजूदा जरूरतें पूरी होंगी। तो ठीक है, आप जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी उनको फंड की जरूरत होगी वो यहाँ से पूरी हो जाएगी। ठीक है, देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 2.5 करोड़ किसानों को 2 लाख करोड़ रुपए का राहत प्रदान। तो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके तहत 2.5 करोड़ जो हमारे किसान हैं उनको 2 लाख करोड़ रुपए का ऋण जो है प्रोत्साहन दिया गया है। इसमें क्या होगा, कृषि क्षेत्र के 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त जो है नकदी आएगी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो कृषि क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी आएगी और 2.5 करोड़ किसानों को जो है इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से, जैसे मछुआरे हैं, पशुपालक किसान हैं, वो भी जो है इसी के अंदर कवर किए जाएंगे। ठीक है, इसमें जो आपका ऋण होगा वो बहुत किफायती होता है, तो जो है उसका जो ब्याज होता है वो कम होता है, तो ये बहुत किफायती ऋण मिलता है इसके थ्रू। नेक्स्ट हमारा है आरबीआई का राहत पैकेज। तो ठीक है, क्या है आरबीआई का राहत पैकेज, देखते हैं। भारतीय रिजर्व जो बैंक है आरबीआई ने मार्च 2020 में अपनी मौद्रिक नीति का ऐलान किया। ठीक है, क्या किया, मौद्रिक नीति का ऐलान किया। उसने अर्थव्यवस्था में नकदी की कमी को दूर करने के लिए कर्ज को सस्ता किया और आईएमआई जो है भुगतान में राहत देने की बड़ी घोषणा की। तो देखिए क्या है कि कोविड की वजह से जो बहुत सारे लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है, तो अगर वो उन्होंने कहीं से ऋण लिया हुआ है तो इसलिए ईएमआई उनको जो है उसके लिए भरना पड़ता है। तो ईएमआई में भुगतान के लिए कुछ महीनों के लिए उन्होंने जो है आरबीआई ने राहत दिया है उन लोगों को। ठीक है, अब साथ में क्या किया उसने, रेपो और जो है कैश रिजर्व रेपो सीआरआर में भी बड़ी कटौती की है। ठीक है, तो रेपो में और सीआरआर में दोनों में ही कटौती की है। ठीक है, अब देखिए क्या है, मुख्य बातें देखते हैं क्या है। तो देखिए 3 महीने के लिए ईएमआई चुकाने से राहत मिल जाएगी। तो 3 महीने वो ईएमआई नहीं चुकाएंगे तो जो है उस पे कोई जो है ऐसा नहीं है कि कोई एक्स्ट्रा जो है बैंक है कुछ एक्स्ट्रा उस पे वसूलेगी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो दिक्कतें हैं उसको देखते हुए बैंकों की कर्ज वसूली को 3 माह टालने को कहा है कि बैंक जो है अभी 3 माह तक वसूली नहीं करेंगे। तो 3 महीने तक कर्ज की ईएमआई चुकानी जरूरी नहीं है। यदि किसी नागरिक ने कर्ज लिया है तो ईएमआई नहीं चुका पा रहा है तो बैंक उस पर पेनाल्टी नहीं लगाएगी, कोई एक्स्ट्रा जो है उस पर प्रेशर नहीं डालेगी। तो देखिए नेक्स्ट भी है कि 3 महीने तक ब्याज भुगतान से भी राहत है। तो आरबीआई में जो वर्किंग कैपिटल है जिसको कार्यशील पूंजी कहते हैं पर ब्याज भुगतान पर भी 3 महीने के लिए रोक लगाई है। तो इस स्थिति में अगर कोई कारोबारी है वो कार्यशील पूंजी की जरूरत पूरी करने के लिए अगर लोन ले रहा है तो 3 महीने तक उसे लोन पर कोई जो है ब्याज नहीं चुकाना होगा। ठीक है,
अब देखिए CRR में कटौती की गई है। बैंकों के पास अगर CRR में कटौती हो जाएगी तो उनके पास ज्यादा फंड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने, कौन है गवर्नर? शक्तिकांत दास ने CRR में कटौती का ऐलान किया है और इसे 1% घटाकर 3% कर दिया गया। तो इसे 1% घटाकर 3% कर दिया गया है। तो CRR कितना कर दिया गया है? 3%। इससे अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी बढ़ेगी। केंद्रीय बैंक ने लिक्विडिटी बढ़ाने के और भी बहुत सारे जो है उपायों का ऐलान किया है। ठीक है, और जो हमारे दास हैं शक्तिकांत दास जी, उन्होंने कहा है कि लिक्विडिटी बढ़ाने के उपायों से बैंकिंग जो सिस्टम है उसमें 3.74 लाख करोड़ रुपए की नकदी उपलब्ध हो जाएगी। अब देखिए आगे उन्होंने, अब उनके ये स्टेप्स हैं जो है आरबीआई ने के राहत पैकेज है। आरबीआई ने जो आपका इकोनॉमी है उसको बूस्ट करने के लिए क्या कौन कौन सी प्लानिंग की है। तो चौथा जो है वो है देश की बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह मजबूत। तो आरबीआई ने ये कहा है, आश्वस्त किया है लोगों को कि देश की जो बैंकिंग व्यवस्था है वो पूरी तरीके से मजबूत है और निजी बैंकों में जितने भी जो है लोगों ने अपनी पूंजी जमा करवाई है वो पूर्ण रूप से पूरी तरीके से सुरक्षित है। ठीक है, नेक्स्ट है तय समय में से पहले मौद्रिक नीति का ऐलान। तो जो आरबीआई है तो मौद्रिक नीति का जो ऐलान था वो मार्च महीने के पहले हफ्ते में होने वाला था, लेकिन ये जो कोरोना से जो संकट की स्थिति जो आई है उसको देखते हुए आरबीआई ने बैठक को पहले कराने का फैसला कर लिया है। ठीक है, तो यह बैठक 24, 26 और 27 मार्च 2020 को होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं रेपो और रिवर्स रेपो में कमी। तो रेपो और रिवर्स रेपो में कमी जो है कर दिया गया है। तो पहले हम देख लेते हैं कि रेपो क्या है और रिवर्स रेपो क्या है। तो देखिए रेपो वह दर होती है जिस पर केंद्रीय बैंक छोटी अवधि के लिए बैंकों को कर्ज देती है। ठीक है, मतलब जो आरबीआई है वो जो है कर्ज दे रही है छोटे बैंकों को। ठीक है, छोटी अवधि के लिए देती है। आरबीआई जो है और अन्य बैंकों को जो है शॉर्ट टाइम के लिए, छोटी समय के लिए जो है कर्ज देती है। तो उसको क्या कहते हैं? रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, तो उसका जो रेट होगा वो रेपो रेट होगा। और रिवर्स रेपो क्या होता है? वह दर होता है जिसके हिसाब से आरबीआई अपने पास रखे पैसे पर बैंकों को ब्याज देती है। मतलब अगर बैंकों ने जो है आरबीआई को के पास अपना पैसा रख दिया है तो बैंकों को ब्याज मिलेगा और कौन देगा? आरबीआई देगा। तो उसको रिवर्स रेपो कहते हैं। और रेपो क्या है? जब आरबीआई जो है क्या करता है कि जिस पर आरबीआई जो है को जो है देखिए रिवर्स और रेपो में, और रेपो वो दर होती है जिस पर जो केंद्रीय बैंक होता है, हमारा मतलब आरबीआई जो होता है वो जो है छोटी अवधि के लिए बैंकों को कर्ज देता है। तो अगर वो कर्ज दे रहा है तो क्या होगा? उसको जो है क्या देना पड़ेगा? उसको ब्याज देना पड़ेगा। छोटे बैंक जो है आरबीआई को ब्याज देंगे। ठीक है, किसमें? रेपो में। और रिवर्स रेपो में क्या है कि रिवर्स रेपो में आरबीआई क्या करती है? आरबीआई अपने पास कुछ पैसे रखती है, मतलब बैंक जो है आरबीआई के पास पैसे जो है अपने रखते हैं। तो इस स्थिति में आरबीआई जो है बैंकों को ब्याज देगी। ठीक है, एक में क्या था कि जो है बैंक आरबीआई को देते थे, अब जो है रिवर्स में आरबीआई बैंकों को देगी। तो एक बार ये क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं कि जो रिजर्व बैंक में रेपो दर को 0.5% से घटाकर 4.5% कर दिया गया है। ठीक है, तो रेपो रेट क्या है? रेपो रेट में जो बैंक है वो जो है दे रहे हैं छोटी अवधि के लिए बैंकों को कर्ज, मतलब जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई है वो छोटे बैंकों को कर्ज देगा। छोटे बैंकों को मतलब बैंकों को कर्ज देगा शॉर्ट टाइम के लिए, तो वो रेपो है। तो रेपो को क्या कर दिया गया है? 0.75% से घटाकर 4.4% कर दिया गया है। ठीक है, रिवर्स रेपो को क्या कर दिया है? 0.90% कम कर दिया गया है और उसको 4% कर दिया गया। तो उसको 4.4 कर दिया गया और उसको रिवर्स को 4 कर दिया गया है। और उसको कितना घटाया गया? 0.75 और उसको कितना घटाया गया? 0.90। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे जो आपके डाटा वाले क्वेश्चन है वो यूपी पीसीएस में पूछे जाते हैं। तो हालांकि बीयू का जो एग्जाम हुआ वो अच्छे लेवल का एग्जाम था, तो अगर वो डाटा के क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे क्वेश्चन को जो है यूपी पीसीएस सम्मिलित करेंगे और या आरओ वगैरह में इस तरीके के क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, रिवर्स और जो है रेपो कितना है और जो है आपका रेपो रेट कितना। नेक्स्ट हमारा है एमपीसी ने 4 से 2 अनुपात से जताई सहमति। एमपीसी ने 4-2 से जो है जताई सहमति। क्या है? आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति, जिसको कहते हैं जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, एमपीसी रेपो रेट सहित दूसरे अहम दरों के बारे में फैसला लेती है। ठीक है, तो क्या करती है? रेपो रेट और जो और दर हैं
ठीक है, उनके बारे में फैसला लेती है। तो इस बार सम्मिलित समिति के 4 सदस्यों ने रेपो रेट में कटौती के पक्ष में मतदान किया। तो देखिए चारों लोगों ने कटौती के पक्ष में, किसकी कटौती के, रेपो रेट के कटौती के पक्ष में जो है मतदान किया। रेपो रेट क्या है, जिसमें जो है आरबीआई बैंकों को क्या करती है, अपना ऋण देती है और बैंक जो है उसके बदले में आरबीआई को क्या देंगे, जो है इसमें कुछ जो है आरबीआई को उसका रेट होता है कि मतलब आरबीआई को उस रेट पे जो है लोन आपका ऋण आरबीआई से लिया जा रहा है, तो वो रेट आरबीआई को दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस बार जो समिति के 4 सदस्य हैं उन्होंने रेपो रेट में कटौती के पक्ष में मतदान किया, जबकि 2 सदस्यों के विचार अलग थे। तो 6 लोग थे, 4 ने सपोर्ट किया और 2 के विचार अलग थे। इसका मतलब है कि एमपीसी के सदस्यों ने 4-2 के अनुपात में रेपो रेट में कटौती का फैसला किया। तो एग्जाम में पूछ सकता है कितने अनुपात में किया, तो 4-2 के, मतलब 4 लोग सहमत थे और 2 लोग जो है उनकी डिसीजन, उनके विचार जो है अलग थे। ठीक है, नेक्स्ट है इन उपायों की आवश्यकता। तो देखिए कोरोना वायरस जो कोविड-19 की महामारी है उसके कारण भारत समेत दुनिया भर की वर्तमान अर्थव्यवस्थाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ठीक है, उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ा है। इससे आशंका है कि जल्द ही वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की कगार पर आ जाएगा। ठीक है, देश में केंद्रीय बैंक की कोशिश है कि विभिन्न उपायों के माध्यम से देश में मांग के स्तर पर को है उसको बनाया जाए, उसको मांग का स्तर है उसको मेंटेन रखा जाए। ठीक है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता है तो इस स्थिति में भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए जो सिचुएशन है वो काफी गंभीर हो जाएगी। ठीक है, अगर मांग ही नहीं रहेगा तो फिर कैसे जो है ग्रोथ होगा। ठीक है, तो वो सारी जो है उसको मांग को या तो मेंटेन रखो या मांग को बढ़ाओ, तभी जो है ग्रोथ जो है हमारा बढ़ेगा। ठीक है, तो ये पूरा जो है हमने देखा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है म्यूचुअल फंड के लिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए की विशेष सुविधा जो है दी है। देखिए म्यूचुअल फंड पर लिक्विडिटी दबाव, ठीक है, जो लिक्विडिटी प्रेशर है उसको कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2020 में म्यूचुअल फंड के लिए 50,000 करोड़ रुपए की क्या की है, स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी, SLF बोलते हैं इसको, की घोषणा की। तो देखिए क्या है कि देश की अग्रणी म्यूचुअल फंड हाउस, ठीक है, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने भारत में 6 डेट फंड्स को बंद कर दिया। ठीक है, तो 6 डेट फंड को बंद कर दिया, जिसके बाद आरबीआई ने म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा देने का घोषणा किया। ठीक है, अब क्या है, किसने बंद कर दिया, जो अग्रणी म्यूचुअल फंड हाउस है आपका फ्रैंकलिन टेम्पलन, ठीक है, तो उन्होंने बंद कर दिया और आरबीआई म्यूचुअल फंड्स के लिए 50,000 करोड़ रुपए की लोन की सुविधा उपलब्ध कराएगी, ताकि क्या हो कि उद्योग में तरलता का संकट ना खड़ा हो जाए। जब तरलता नहीं रहेगी तो उद्योग जो है वो चल नहीं पाएगा। तो कोविड-19 की वजह से पूंजी बाजारों में अस्थिरता बन गई है। कोरोना महामारी ने म्यूचुअल फंड पर तरलता का दबाव डाला है। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स पर तरलता दबाव को कम करने के उद्देश्य से 50,000 करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड के लिए विशेष तरलता सुविधा प्रदान करने का निर्णय किया गया है। ठीक है, तो मतलब मेनली जो आपका म्यूचुअल फंड में जो आप 50,000 करोड़ रुपए जो इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई है वो किस लिए है, वो तरलता को बनाने के लिए, तरलता को इंक्रीज करने के लिए, लिक्विडिटी इंक्रीज करने के लिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने भी जोर दिया है कि वह कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए जो भी आवश्यक कदम होंगे वह वो उठाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है निवेशकों के अटके हजारों करोड़ रुपए। ठीक है, तो जो कोरोना वायरस की महामारी के चलते यूनिट वापस लेने के दबाव और बॉन्ड बाजार में लिक्विडिटी की कमी का हवाला देते फ्रैंकलिन टेम्पटन ने स्कीमें बंद कर दी हैं। ठीक है, अपने इस फैसले के बारे में कंपनी का कहना है कि कोरोना संकट की वजह से लोगों ने तेजी से अपना जो है पैसा निकाला है। तो ऐसा होता है कि जब भी जो है स्थिति देश में या कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो लोग जो है बैंक से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं और इससे जो है स्थिति और गंभीर हो जाती है। तो कोरोना वायरस की वजह से लोगों के मन में जो है इस तरीके की जो है विश्वास था कि हो सकता है कि ये बैंक जो है आगे ना जो है अपना कार्य कर पाए, तो वो जो है क्या करती थी, जो पैसे हैं वो निकाल लिया करते हैं लोग। ठीक है, जिससे कंपनी का जो कैश है में जो है बहुत तेजी से कमी हुई है। ठीक है, पैसा निकलेगा तो कैश कम हो जाएगा और क्या होगा, प्रतिदान का दबाव बढ़ने पर जो रिडम्पशन है
ठीक है, उसके दबाव बढ़ने से इन सभी फंडों की सिक्योरिटी बेची जाएगी। निवेशकों को कई चरण में पैसा वापस किया जाएगा और कंपनी का कहना है कि डेट फंड में रकम फंसने का डर बढ़ा है। ठीक है ना, जो डेट फंड है उसमें जो आपका फंड है उसमें रकम फंसने का डर बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि फ्रैंकलिन टेम्पटन द्वारा बंद की गई 6 डेट स्कीमों का कुल मिलाकर एसेट करीब 28,000 करोड़ रुपए था। तो ये आपका जो है इशू हो गया। म्यूचुअल फंड जो है ने आरबीआई म्यूचुअल फंड को के लिए आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए की सुविधा क्यों की थी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है कोरोना संकट और भारत सरकार की आर्थिक सहायता। तो कोरोना का जो क्राइसिस है एंड इन इकोनॉमिक असिस्टेंस ऑफ इंडिया देखते हैं। तो देखिए, अब तक विश्व के लगभग 200 देश इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं और तकरीबन 5 मिलियन से अधिक लोग इस वायरस से संक्रमित हैं। कोरोना वायरस की गंभीरता का अंदाज इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि हाँ, इसके कारण अब तक वैश्विक स्तर पर तकरीबन 3.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो अगर हम जो है ग्लोबल लेवल पे देखें तो लगभग 3.5 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी है। भारत सरकार ने जो हमारा ये संकट है उससे निपटने के लिए 24 मार्च 2020 से 20 अप्रैल 2020 तक प्रथम चरण का लॉकडाउन लागू किया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट स्टेज का जो लॉकडाउन था वो कब से कब हुआ, तो आप क्या बताएंगे 24 मार्च से। देखिए यहाँ पे मैं अंडरलाइन भी कर दे रही हूँ उसको, 24 मार्च से लेके 2020 से 20 अप्रैल। ठीक है, तो 24 अप्रैल से लेके 20 अप्रैल तक जो है 24 मार्च से 20 अप्रैल तक जो है हमारा फर्स्ट लॉकडाउन रहा। ठीक है, अब देखते हैं इसके दूसरे चरण में लॉकडाउन को 3 मई 2020 से जो है 20 तक रखा गया और फिर तीसरा चरण 17 मई तथा चौथा चरण जो है 31 मई तक बढ़ा दिया गया। तो 4 चरण थे टोटल। ठीक है, और पहला चरण जो है 24 मार्च से 20 अप्रैल तक के लिए था। दूसरा क्या था 3 मई 2020 तक था और फिर तीसरा कहाँ था 17 मई और तीसरा 31 मई तक बढ़ाया गया। ठीक है, अब देखिए भारत सरकार ने इसी के मद्देनजर राहत पैकेज की व्यवस्था की। अब सरकार द्वारा घोषित उपाय क्या हैं, देखिए क्या हो सकते हैं। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना। ठीक है, सरकार के मुताबिक सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना वायरस कोविड-19 से लड़ने वाले जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके लिए बीमा योजना जो है शुरू की जाएगी। ठीक है, तो किसके लिए की जाएगी, जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं जो है फाइट कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए जो है एक बीमा योजना शुरू की जाएगी। इस बीमा योजना के तहत सफाई कर्मचारी, अब देखिए कौन कौन आएगा बीमा योजना में, हम देख लेते हैं एक बार। तो ये जो बीमा है उसके अंतर्गत कौन कौन आएगा, जो सफाई कर्मचारी होंगे, वार्ड बॉय होंगे, नर्सेज होंगी, आशा कार्यकर्ता होंगी और आपका जो है जो सहायक स्वास्थ्य कर्मी है, टेक्नीशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, विशेष जो और लोग हैं, अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सभी लोग को शामिल किया जाएगा। जो कोविड-19 के मरीज का इलाज करते समय किसी भी स्वास्थ्य कर्मी के साथ अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसे जो है 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, तो उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा अगर उनको जो है कोई भी उनके साथ दुर्घटना होती है इलाज करते समय। नेक्स्ट हमारा है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, तो अन्न जो है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारत के गरीब परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ठीक है, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना क्या है कि जो हमारे भारत के जो गरीब तबके हैं, जो गरीब परिवार है, उनके लिए जो है फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इसके तहत देश के 80 करोड़ व्यक्तियों, जैसे भारत की लगभग 2/3 जनसंख्या 80 करोड़ में आ जाएगी, उनको सभी को शामिल किया गया है इसमें। प्रत्येक व्यक्ति आगामी 3 महीने के दौरान मौजूदा निर्धारित अनाज के मुकाबले 2 गुना अन्न मुफ्त जो है प्रदान उनको किया जाएगा। तो जितना है उसका 2 गुना अन्न जो है उनको मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है क्या, हम देखते हैं एक बार। तो 2020-21 में 2,000 रुपए की पहली किस्त अप्रैल 2020 में ही पीएम किसान योजना के तहत खाते में डाल दी गई थी। तो इसमें क्या है, सरकार की घोषणा के अनुसार सरकार ने घोषणा किया था कि 2021 में 2,000 रुपए की पहली जो है किस्त है वो पीएम किसान योजना में के खाते में डाल दी जाएगी।
और इसमें क्या होगा, 7 करोड़ किसानों को कवर किया गया है। 40 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाता धारकों को आगामी 3 महीनों के दौरान प्रति 500 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। ठीक है, तो क्या होगा, 40 करोड़ रुपए जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाता धारकों को आने वाले 3 महीनों के दौरान 500 रुपए जो है अनुग्रह राशि दी जाएगी। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत आगामी 3 महीनों में, आने वाले 3 महीनों में 8 करोड़ गरीब परिवार को गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। ठीक है, तो 8 करोड़ जो है परिवार है उनको गैस सिलेंडर मुफ्त में दी जाएगी। सरकार द्वारा की गई घोषणा के अनुसार सरकार अगले 3 महीने के दौरान भारत के लगभग 3 करोड़ वृद्ध विधवाओं, विकलांग श्रेणी के लोग, उनको 1,000 रुपए प्रदान करेगी। तो क्या होगा, तो आने वाले जो है 3 महीनों के बीच में जो है 3 करोड़ वृद्ध को, विधवाओं को और दिव्यांग जो लोग हैं उनको 1,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, जो पीएम गरीब कल्याण योजना है उसके तहत 1 अप्रैल 2020 से मनरेगा में जो मजदूर है, मजदूरी है, उसमें 20% की बढ़ोतरी की गई है। तो इम्पोर्टेंट है, कब से किया गया है, ये जो है आपका 1 अप्रैल 2020 से। ठीक है, 1 अप्रैल 2020 से जो है मनरेगा में 20% मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है। ठीक है, मनरेगा के तहत मजदूरी बढ़ाने से प्रत्येक श्रमिक को प्रतिवर्ष 2,000 रुपए तक अतिरिक्त लाभ होगा। तो हर जो है वर्ष जो है उनको 2,000 रुपए उनको अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा और इसके तहत 62 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। तो ये सरकार पहले चरण में 1.70 मतलब 1.70 लाख करोड़ रुपए के तहत राहत पैकेज की घोषणा की है। ठीक है, और दूसरे चरण में कितना किया है, 20 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। लॉकडाउन का अर्थ और प्रभाव। तो देखिए, लॉकडाउन एक प्रशासनिक आदेश होता है। लॉकडाउन होता क्या है, ये प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव एक जो है डायरेक्शन होता है, आदेश होता है। लॉकडाउन को एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के तहत लागू किया था। तो कब लागू, किसके तहत लागू किया, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। ठीक है, अब देखिए ये अधिनियम पूरे भारत पर लागू होगा। तो ये जो हमारा अधिनियम है ये पूरे भारत पर लागू होगा। इसे किसी आपदा के समय शासकीय रूप से लागू किया जा सकता है। ठीक है, इसके तहत घर में रहने का आह्वान किया जाएगा, अनुरोध किया जाता है और इसमें जरूरी सेवाओं के अलावा सारी सेवाएं बंद कर दी जाती है। जो इम्पोर्टेंट हमारी सर्विसेज हैं उसके अलावा जितनी और सेवाएं होती हैं वो सब बंद की जाती हैं। जहां संभव हो वहां कर्मचारियों को घर में काम करने के लिए कहा जाता है। और हालांकि जो लॉकडाउन के दौरान आवश्यक जो सेवाएं होती हैं वो निर्बाध रूप से चलती हैं। ठीक है, तो जो मतलब जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज हैं, जो बहुत ही जो है इसेंशियल होती हैं, तो वो जो है बिना रुकावट के वो चलती रहेंगी। भारत का जनसंख्या घनत्व और देश में लोगों की रहन सहन की मौजूदा सामाजिक स्थिति सोशल डिस्टेंसिंग की अवधारणा में एक बड़ी बाधा उत्पन्न करती है। ठीक है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डेंसिटी है यहाँ पे पॉपुलेशन की और जिस तरीके से उनका रहन सहन है, तो एक बहुत बड़ी बाधा है आपका सोशल डिस्टेंसिंग में। ठीक है, तो देखिए एक अनुमान है कि 21 दिवसीय लॉकडाउन के कारण भारत के कुल उत्पादन में 37% की कमी आएगी। तो 21% जो आपका 21 डेज का जो लॉकडाउन है उसमें 37% के प्रोडक्शन में कमी आ जाएगी, जो देश की जीडीपी का 4% कम कर सकता है। समझ रहे हैं ना, ये 37% या 21 दिन का लॉकडाउन 4% जीडीपी के कम होने के बराबर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए वैश्विक विकास दर में हो रही गिरावट भी भारत की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। तो एक तो जो है ये जो आपका कंट्री में जो कोविड का सिचुएशन वो है ही, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड इससे परेशान है। तो जो वैश्विक गिरावट है उसकी वजह से भारत जो है कि विकास दर भी प्रभावित हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कोविड-19 तथा बैंकों का एनपीए। तो क्या एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, तो कोविड-19 के लिए कुछ ऐसा क्या प्रावधान किया गया है बैंकों के लिए कोविड-19 के सिचुएशन में, हम देखते हैं। तो देखिए पब्लिक सेक्टर जो जितने बैंक्स हैं मार्च 2020 से में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के ऋण के गैर निष्पादित परिसंपत्तियों यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में परिवर्तित हो जाने पर केंद्र सरकार ने अपनी चिंता व्यक्त की है। तो देखिए मार्च 2020 में 5 करोड़ रुपए, ठीक है ना,
तो 50,000 करोड़ रुपए से अधिक जो है, उससे ज्यादा जो ऋण है, उससे ज्यादा ऋण जो है एनपीएस बन गए हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गए हैं। ठीक है, तो अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है कि ऐसे एसेट जिसकी मिलने की, जिसकी जो है वापस आने की उम्मीद नहीं होती है, तो फिर क्या है, ये बहुत बड़ा लॉस ही है। तो केंद्र जो सरकार है उसमें उसने अपनी चिंता व्यक्त की है। मुख्य बिंदु देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक जो हमारी है, उन्होंने जो परिसंपत्तियों के वर्गीकरण को महामारी के दौरान स्थगित करने के पीडब्ल्यूज के अनुरोध को स्वीकार कर लिया था। ठीक है, तो उसके उनके पीडब्ल्यूज के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उपधारकता जिन्हें विशेष उल्लेख क्या है, स्पेशल मेंशन अकाउंट्स टू SMA2 के रूप में वर्गीकृत किया गया था, संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में मार्च के अंत तक 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एनपीए में बदल गई है। ठीक है ना, तो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स जो उद्धार करता है, जिन्हें विशेष उल्लेख खातों 2 के रूप में वर्गीकृत किया। जैसे कुछ खाते ऐसे हैं जो जिनकी उम्मीद थी कि ये जो है हो सकता है नॉन परफॉर्मिंग हो जाए, तो वो स्पेशल मेंशन अकाउंट्स के रूप में उनको वर्गीकृत किया गया था। और होता क्या है कि मार्च के अंत तक 50,000 करोड़ रुपए जो है वो एनपीएस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, एनपीए मुख्य रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों से संबंधित है। तो एनपीए जो है, जो उनका संबंध है, वो ज्यादातर जो हमारे माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, एमएसएमईज हैं, उन्हीं से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए जो गैर निष्पादनकारी संपत्ति जो एनपीएस है वो क्या है, तो देख लेते हैं एक बार उसका जो डेफिनेशन है क्या है। तो सामान्य रूप से वह संपत्ति जिस पर ब्याज या मूलधन 90 दिनों तक बकाया हो, ब्याज भी बकाया हो या मूलधन सारा जो है 90 दिनों तक बकाया हो, और उसे उसे जो है हम कह देते हैं गैर निष्पादनकारी संपत्ति या एनपीए। ठीक है, तो मतलब 3 महीने के लिए वो बकाया होता है। अब एनपीए को निम्नलिखित श्रेणियों में 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया। तो पहला है क्या, सब स्टैंडर्ड एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है कि 12 माह या इससे अधिक, इससे कम अवधि तक एनपीए के रूप में बदले रहने वाली संपत्ति। ठीक है, तो मैंने कितनी बताई, मैंने 90 दिन का बताया। यहाँ पे क्या है, 12 माह, 12 महीने या उससे ज्यादा, उससे कम की अवधि के लिए जो होता है उसको सब स्टैंडर्ड एसेट कहते हैं। डाउटफुल एसेट कौन होते हैं, 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड की श्रेणी में बने। अगर कोई संपत्ति 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड की श्रेणी में बनी रहे तो वो डाउटफुल हो जाता है। ठीक है, और लॉस एसेट क्या होता है, यह न वसूली की जा सकने वाली अत्यंत कम मूल्य वाली संपत्ति होती है। बैंक सरकार इस परिसंपत्ति के रूप में बने रहने की पुष्टि नहीं करती। ठीक है, अब देखिए आरबीआई का क्या पैकेज है। तो वर्किंग कैपिटल के साथ जो आरबीआई की कार्यशील पूंजी है, वर्किंग कैपिटल है, के साथ ही कृषि, खुदरा और सभी प्रकार के फसल ऋणों के भुगतान अवधि को 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है, और ये लाभ 1 मार्च से 31 मई के दौरान उपलब्ध होंगे। कार्यशील पूंजी ऋण एक ऐसा ऋण होता है जो कंपनी रोजमर्रा के कामों को पूरा करने के लिए लेती है। ठीक है, तो कार्यशील पूंजी क्या होता है, जो कंपनी रोजमर्रा के कामों को पूरा करने के लिए जो है लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियमों में सख्ती। देखिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन इन द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। थोड़ा जल्दी करते हैं, शायद मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, आप लोग मुझे बता दीजिएगा अगर मैं बहुत स्लो कर रही हूँ, तो थोड़ा सा हम फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नोवेल कोरोना वायरस 2019 के कारण उत्पन्न हुई चुनौतियों को देखते हुए भारत सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों में भारत की थल सीमा, लैंड बॉर्डर से जुड़े पड़ोसी देशों से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार की अनुमति को अनिवार्य कर दिया है। तो मतलब अगर कोई पड़ोसी देश है, बॉर्डर जो लैंड बॉर्डर एरिया शेयर करता है, अगर जो है क्या जो है कोई एफडीआई के लिए अगर वो अप्रोच करते हैं, तो पड़ोसी देशों के एफडीआई के लिए सरकार की अनुमति जो है अनिवार्य कर दी गई है। क्यों कर दी गई है ऐसा, तो देखिए इस परिवर्तन के बाद भी अन्य विदेशी संस्थाएं या नागरिक, ठीक है ना, नियम के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में पहले की तरह निवेश कर सकेंगे। ठीक है, अब क्या है कि वर्तमान में भारत 7 देशों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार से सीमाएं साझा करता है। कितने देशों से, 7 देशों से। ठीक है, इसके अतिरिक्त वर्तमान संशोधन के बाद पाकिस्तान का कोई नागरिक या
संस्था रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और एफडीआई के नियमों के तहत प्रतिबंधित क्षेत्रों या गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में सरकार की अनुमति के बाद ही निवेश किया जा सकेगा। ठीक है ना। तो जो है क्या है इसके जो इसमें क्या है, वर्तमान संशोधन के बाद पाकिस्तान का कोई नागरिक, पाकिस्तान से अगर कोई नागरिक हो या कोई संस्थान हो, रक्षा या अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, एफडीआई के नियमों के तहत जो प्रतिबंधित क्षेत्र हैं या गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों को छोड़कर अन्य क्षेत्र में सरकार की अनुमति जो है लेगी, तभी जो है एफडीआई वो कर सकती है। क्या रीजन है इसका? तो रीजन ये है कि देखिए हाल में ही हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी ने जानकारी दी थी कि वर्तमान में कंपनी ने चीन के केंद्रीय बैंक जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जिसको कहते हैं की जिम्मेदारी बढ़ाकर 1.1 तक पहुंच गई है। ठीक है ना, सॉरी हिस्सेदारी। ठीक है, तो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की जो हिस्सेदारी है वो 1.1 जो है बढ़कर 1.1 पहुंच गई है। ठीक है, अब देखिए इससे लाभ क्या हो सकता है। लाभ ये होगा कि इस परिवर्तन के बाद विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली विदेशी निवेश की बेहतर निगरानी की जा सकेगी। ठीक है ना, तो उस पर एक जो है क्लियर वॉच रखा जा सकेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद जो है कोविड-19 से प्रभावित भारतीय कंपनियों में चीनी हस्तक्षेप की वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकेगा। तो चीनी जो चाइना का इंटरफेरेंस है कंपनियों पे भारत की, उसको जो है उसके इंटरफेरेंस को क्या किया जाएगा, उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा। ठीक है, तो आज हमने जो है ये टॉपिक्स कवर किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम रिजर्व बैंक और विनियमन के तहत आने वाले सहकारी बैंकों को देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।